रात के 8 बजे के समय निशा जैसे ही पार्टी से लौटी तो राहुल ने एक के बाद एक थप्पड़ निशा के गाल पर जड़ दिए। फिर राहुल चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबूजी के साथ ऐसा करने की। मैंने सोचा कि तुम्हें समय लगेगा इन्हें अपना समझने में। और फिर निशा का हाथ मोड़ते हुए कहा, लेकिन तुमने तो मेरे बाबूजी की नौकरों से भी ज़्यादा बद से बदतर हालत कर दी। और ये घर उनके बेटे का है, तुम इसे अपने दहेज में नहीं लाई हो, समझी तुम। बहुत बर्दाश्त कर लिया, निकलो अब मेरे घर से। राहुल अपने बाबूजी के पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगा और उन बीते दिनों को याद करने लगा जब गांव में उसकी माँ शारदा देवी की तबीयत बिगड़ जाने पर वो अपने माँ बाबूजी को शहर ले आया था। और फिर कुछ ही दिनों बाद अचानक राहुल की माँ शारदा देवी जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इस भरी दुनिया से राहुल और कैलाश जी को अकेला छोड़ चली गई। शारदा देवी की मृत्यु के 2 दिन बाद ही निशा नई साड़ी पहनी थी और मेकअप करने में मगन थी। राहुल आश्चर्य से निशा की तरफ देख रहा था। तभी निशा की नज़र राहुल पर पड़ी तो वो उसे देखते ही राहुल से सहज भाव से बोली, राहुल मैंने तुम्हारी ड्रेस निकाल दी है, वही पहनना। तब राहुल बोला, क्या राहुल तुम्हें याद नहीं है क्या, आज मेरी सहेली की सालगिरह है, हमें वहाँ जाना है। 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है, हम कहीं नहीं जा रहे। तुम्हें अपने घर की हालत नहीं दिखती क्या, बाबूजी और बाबूजी पर क्या बीत रही है, उनकी हालत देखी है क्या तुमने। और तुम्हें पार्टी की पड़ी है, चुपचाप घर में बैठो, बाबूजी का ध्यान रखो। और वो तुम्हारी सहेली माँ के अंतिम संस्कार में आई थी क्या, हाँ जवाब दो, चुप क्यों हो राहुल। वो नहीं आई थी ना, और वो सहेली है तुम्हारी। राहुल अपने माँ बाबूजी की इकलौती संतान था जो कि बहुत मन्नत मुरादों के बाद शारदा देवी और कैलाश जी को पूरे 13 वर्ष बाद भगवान ने संतान से उनकी झोली भरी थी। राहुल ने शहर में ही अपनी पसंद की लड़की निशा से शादी की थी। कैलाश जी और शारदा जी राहुल की किसी बात से भी ऐतराज़ नहीं करते थे। उन्होंने भी राहुल की शादी निशा के साथ कर दी। परंतु शादी के दूसरे दिन ही निशा ने अपनी फरमाइश बता दी कि वो गांव में नहीं रहेगी, वो राहुल के साथ शहर में ही रहेगी। उसे गांव के लोग पसंद नहीं हैं। उस दिन राहुल को दुख हुआ था कि निशा मेरे माँ बाबूजी को ना समझ पाए। शारदा जी और कैलाश जी निशा का रवैया देखकर समझ गए थे कि निशा उन्हें पसंद नहीं करती है। इसलिए उन्होंने अपने बेटे राहुल को ही समझाकर शहर भेज दिया था। राहुल को पहली बार अपने माता पिता से दूर जाने का बहुत दुख हुआ था, परंतु समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, ये सोचकर राहुल चुप ही रहा। परंतु कैलाश जी के अकेले रह जाने के बाद राहुल अपने पिता का बहुत ख्याल रख रहा था। उधर राहुल को देख निशा के सीने पर तो जैसे सांप लौट रहा था। उसे कैलाश जी का घर में रहना अच्छा नहीं लगता था। वो हर वक्त उनसे चिढ़ती रहती थी। कुछ दिनों बाद राहुल को कंपनी के काम से विदेश जाना था, परंतु उसने जाने से इनकार कर दिया। कैलाश जी ने जब ये सुना तो राहुल को उन्होंने समझाया कि राहुल मैं अब ठीक हूँ, तुम अपनी नौकरी में नुकसान न करो, पहले ही तुम्हारी इतनी छुट्टियाँ हो गई है, अब सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो, और बुढ़ापे में तो बीमारियां लगी ही रहती है। ये सुन राहुल ने बाबूजी को गले से लगा लिया और रोता हुआ बोला, बाबूजी मैं आपको कभी अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। ये सुन कैलाश जी ज़ोर से हंस दिए कि मैं तो कहीं नहीं जा रहा, और राहुल के सिर पर हाथ रख दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया। अगले दिन राहुल निशा को बोला कि बाबूजी का तुम्हें ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने बाबूजी के लिए एक मेड अलग से रख ली है, कहकर राहुल विदेश के लिए रवाना हो गया।
अब निशा को कैलाश जी से बदला लेने का मौका मिल चुका था। उसने राहुल के जाने के दूसरे दिन ही मेड को आने से मना कर दिया कि घर में तुम्हें बाबूजी की देखरेख के अलावा और कुछ काम तो रहता नहीं। बाबूजी की तो मैं खुद ही देखरेख कर दूंगी। अब निशा आए दिन घर में शाम को पार्टी करती और घर में बहुत शोर होता। बाबूजी कमरे में शोर की वजह से सो भी नहीं पाते और ऊपर से निशा बाबूजी का कमरा बाहर से लॉक कर देती। आज सुबह के 11:30 बज चुके थे, परंतु निशा अभी तक सोकर नहीं उठी थी। तो बाबूजी ने सोचा कि खुद ही जाकर चाय बना लेता हूँ। उन्होंने रसोई में चाय बनाने के लिए जैसे ही दूध का पतीला उठाया तो कमज़ोरी होने के कारण कपकपाते हाथों से पतीला छूट गया और वो घबरा गए। तभी निशा वहाँ आई और आते ही कैलाश जी पर बरस पड़ी और चिल्लाते हुए बोली, बूढ़े तुझे इतना बड़ा पतीला दिखता नहीं, हाथों में जान नहीं है तेरे? पता भी है कितने रुपए लीटर दूध हो रहा है? पहले से तो तूने इस घर को दवाखाना बनाकर रख दिया है और अब ये सब नाटक मेरे साथ दिखा रहे हो। पैसे पेड़ पर नहीं उगते और इसे साफ क्या तेरी मरी हुई बुढ़िया आकर करेगी? मुझे नौकरानी बनाकर रखा था ना तूने। बहुत हो गई मेहमानदारी। चलिए अब थोड़ा हाथ पैर चलाइए, वरना तो आराम करते करते हाथ पैर जाम हो जाएंगे तेरे। साफ़ करिए जल्दी से और फिर चाय बनाने के लिए दुकान से दूध लेकर आइए। कैलाश जी जो निशा की बातों को सुन अपमान के घूंट पीकर रह गए थे, वो दूध के पैकेट लेकर आए बाज़ार जाकर और दूध के पैकेट रसोई में रखकर अपने कमरे में चले गए। दोपहर से अब शाम भी हो गई, परंतु बहू ने आज कैलाश जी को खाना भी नहीं पूछा। अगले दिन बाबूजी सुबह उठे तो कुछ ना खाने की वजह से उनसे चला भी नहीं जा रहा था, परंतु वो हिम्मत करके उठे और बाहर जाकर देखा तो निशा और उसकी सहेलियां बैठी बातें कर रही थी। कैलाश जी को देख सब शांत हो गई और फिर उसकी सहेलियां जल्दी ही घर से चली गई। कैलाश जी की रसोई में जाने की हिम्मत ना हुई, फिर भी हिम्मत करते हुए वो रसोई में अपने लिए कुछ खाने को चले गए। रसोई में देखा तो वहाँ बाहर की चीज़ थी, परंतु कैलाश जी ने ना चाहते हुए भी भूख लगने के कारण पनीर की सब्ज़ी खा ली। तभी वहाँ निशा आई और तमकती हुई बोली, मुझे तो पता भी नहीं कि आप चोरी भी करते हैं। वैसे आपने जो कल किया था, भूखा रहना, बस यही सज़ा थी आपकी। तो आज के लिए क्या सज़ा दूं? कैलाश जी जो डरे सहमे खड़े थे। और क्या ज़रूरत थी आपको बाहर आने की? ज़्यादा ही जीभ चटोरी बन रहे हो। निशा उनके खाने की प्लेट को ज़मीन पर फेंकते हुए बोली कि मैं बाज़ार शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। जब तक घर आऊँ पूरा घर साफ करके रखना। बर्तन झाड़ू पोछा सब आज आप ही करोगे, सब कुछ समझ गए? नौकरानी छुट्टी पर है और मुझे नौकरानी बना दिया था ना तुमने, मगर अब नहीं। और इतराते हुए वहाँ से निकल गए। कैलाश जी जो आंखों में आंसू लिए एक खूट में बैठे शारदा जी को याद करने लगे। शारदा, क्यों छोड़ गई तुम मुझे अकेला? देखो क्या हालत हो गई है मेरी। कुछ देर बाद कैलाश जी उठे और धीरे धीरे करके पहले बर्तन धुले, फिर झाड़ू पोछा और फिर रसोई घर साफ करने में शाम के 8 बज गए। अब कैलाश जी में खड़े होने की भी हिम्मत ना थी। वो बेसुध से अपने बिस्तर पर लेट गए। बिस्तर पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। निशा रात के 11 बजे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी से लौटी। अगले दिन सुबह 8 बजे राहुल का फ़ोन आया। राहुल का फ़ोन देखकर निशा हड़बड़ी में उठी और फ़ोन उठाया। राहुल ने सबसे पहले अपने बाबूजी के बारे में पूछा। निशा, बाबूजी कैसे हैं?
उनकी तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ आकर मेरी बात ही नहीं हो पा रही है उनसे। इतनी इमरजेंसी सेवा जो हो रही है यहाँ। कहाँ हैं बाबूजी? बात कराओ मेरी। तब निशा बोली, बाबूजी तो यहाँ नहीं हैं और अब वो पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ हो गए हैं। बाहर पार्क में टहलने गए हैं। फिर बात कर लेना तुम उनसे। वैसे ये बताओ तुम कब आ रहे हो? तब राहुल बोला, मुझे तो अभी यहाँ 1 महीना और लगेगा। तब निशा बहुत खुश हो जाती है और फिर जल्दी जल्दी फ़ोन रख देती है। ये सब देख राहुल थोड़ा हैरान रह जाता है। अब निशा फूले नहीं समाती। इधर बाबूजी को बाहर का खाना जवाब दे गया था। उन्हें उल्टी दस्त लग गए थे। वो धीरे धीरे चलकर बाहर आए और निशा से बोले, बहू मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है, तुम राहुल को बुला दो। कैलाश जी के मुँह से इतना सुनने की ही देर थी कि जैसे निशा बहू उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो कोई और काम है नहीं, विदेश गए हैं वो इमरजेंसी सेवाओं के लिए। आपको कितनी बार कहा है जितना खाना हो उतना ही खाया करो। सारा दिन तो मुंह चलता रहता है आपका। बुढ़ापे में भी जीभ बस में नहीं है तो उल्टियाँ तो होगी ही। बहू की जली कटी बातें सुनकर कैलाश जी चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब पहले उनका पेट खराब हुआ करता था तो शारदा देवी जी उन्हें नींबू पानी का काला शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। वो रसोई में गए और जाकर अपने लिए नींबू पानी बनाकर पी लिया। फिर जैसे ही वो गिलास रखने लगे, हाथ पैर कांपने के कारण वो गिलास नीचे गिरकर टूट गया। अब तो बूढ़े ससुर की खैर नहीं थी। जैसे ही निशा ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी तो वो दौड़ी दौड़ी रसोई में आई। अब तो बाबूजी की खैर नहीं। निशा ने बाबूजी पर तानों की बौछार कर दी। पता भी है कितना महंगा गिलास था। आप कहाँ जानते होंगे, आप तो कुछ कमाते नहीं, अपने बेटे और मुझ पर बोझ बने बैठे हो, वगैरह वगैरह। कैलाश जी को बहू का एक एक शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 2 बजने को आए थे। उल्टी और दस्त की वजह से उनका पूरा पेट खाली हो चुका था और भूख भी लग रही थी। बहू से कहने की उनमें हिम्मत ना हो रही थी तो वो धीरे धीरे करके रसोई में गए और खाना डालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे में बढ़ ही रहे थे कि निशा ने उन्हें रास्ते में ही टोक दिया और बोली, बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी, इतनी जल्दी भूख भी लग गई आपको? क्या दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी हो गई है घर में? जाइए पहले इसे साफ़ कीजिए, उसके बाद घर का सारा काम करिए, क्योंकि मैं तो अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। घर पूरा फैला पड़ा है। कहते हुए बाबूजी के हाथ से प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते कैलाश जी बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कैलाश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला ना गया। वो आंखों में आंसू लिए रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। बाबूजी, बाबूजी, कहाँ हैं आप? देखो मैं आ गया। कहते हुए राहुल बाबूजी के कमरे में दौड़ा चला गया तो देखा वहाँ बाबूजी नहीं है और कमरे में बहुत अजीब सी स्मेल आ रही है। तभी राहुल ने देखा कि बाबूजी अपने वॉशरूम में बैठे कपड़े धो रहे हैं तो उसके पैरे तले ज़मीन खिसक गई। जब कैलाश जी ने राहुल को अपने सामने देखा तो उन्होंने राहुल को गले लगा लिया। उनकी रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने रोते रोते राहुल को सब कुछ बता दिया। आज उनसे बर्दाश्त न हुआ जो अत्याचार निशा अपने ससुर कैलाश जी पर करती थी। सारी बात सुनकर राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया।
आज निशा भी पार्टी से जल्दी ही आ गई थी। उसने जैसे ही घर में कदम रखा तभी राहुल ने एक के बाद एक थप्पड़ों की बरसात निशा के गालों पर कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान बाबूजी के साथ ऐसा करने की? ये घर उनके बेटे का है, उनका है, तुम दहेज में नहीं लेकर आई हो। राहुल ने निशा के ऊपर चिल्लाते हुए कहा। मुझे लगा कि कुछ दिनों में तुम मेरे बाबूजी को अपने माता पिता जैसा सम्मान दोगी, क्योंकि रिश्तों को समझने में वक्त लगता है। लेकिन तुमने तो मेरे बाबूजी की हालत नौकरों से भी ज़्यादा बदतर कर दी। तुमने उनसे एक एक पाई का हिसाब लिया। वो अपने बेटे की कमाई खाते हैं, तुम्हारे बाप की नहीं। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अरे बहू नहीं, तुम तो राक्षसनी हो, राक्षसनी। निशा बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी, परंतु आज बाबूजी कुछ ना बोले। निकल जाओ मेरे घर से। राहुल ने धक्का देकर उसे घर से बाहर कर दिया। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। और दरवाजे बंद कर दिए और जाकर अपने बाबूजी के पैरों में बैठ गया। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद ये मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, तो आज माँ हमारे साथ होती। 2 साल बीत चुके थे। अब राहुल ने दूसरी शादी कर ली थी। वो अपनी ज़िंदगी में खुश था और आगे बढ़ चुका था। और इधर निशा की भाभी जो निशा और उसके माता पिता को बहुत परेशान करती थी, परंतु उसका भाई विनीत भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता था। आखिर वो भी तो निशा का भाई था। दोस्तों, जो राहुल ने अपनी पत्नी निशा के साथ किया, उसका फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।